सुन नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। आज जिस तरह भारतीय वजीर दिफा ने पाकिस्तान के ऊपर जो धमकी दी है, यानी ये तो उन्होंने एतराफ़ किया है कि वो यहाँ दहशतगर्दी करते हैं, उसी के साथ बड़े चैलेंजेस मैशियत और दहशतगर्दी। पीटीआई के बानी चेयरमैन ने मीडिया से बात करते हुए इसको तस्लीम किया है कि कुछ लोग पार्टी के अंदर बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो अमेरिकी एजेंट हैं, कुछ मिलके एस्टेब्लिशमेंट के साथ पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर्स, आथर मोहतरमा रेहम खान साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जिस तरह आज सारा दिन मीडिया आपके सामने था, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। पीटीआई के बानी चेयरमैन ने जिस तरह कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग बुशरा बीबी के ऊपर अमेरिकी एजेंट के इल्जामात लगा रहे हैं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, क्या हो रहा है, क्या कहेंगी? मैं तो जी इसके ऊपर कमेंट करना चाहती, क्योंकि मुल्क को इस वक्त जो दरपेश मसाइल हैं, माजूद के साथ मेरा ख्याल है कि ये जितना ज्यादा आप लोग कुछ एक दो लोगों को डिस्कस करते रहते हैं, सही। इस वक्त मेरा ख्याल है हमें डिस्कस करना चाहिए जो मुल्क को कौमी सतह पे भी, यानी मईशत के जो चैलेंजेस हैं, जो बेरोजगारी है, ईद सर पे है और लोगों के पास जो ईद तो क्या रमजान की इफ्तारी के लिए भी पैसे नहीं है। पेट्रोल प्राइसेस को देखिए आप जो डेली कमोडिटीज हैं उनकी प्राइसेस को आप देखिए और इसमें कोई भी हमें इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आ रही। ग्रोथ जो है, जिस किस्म के कंटेनमेंट मेजर्स लिए गए हैं पिछले 2-3 महीने में, उससे हमें कोई खातरखा इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। और इससे बढ़कर दुश्मन जो है, जो कि बार बार आपको, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि जनाब भारतीय तरफ से एक खुलेआम धमकी आ रही है। और आज बड़े अफसोस की बात है कि कल के दिन में और आज के दिन में भारतीय किसी भी आवाज को धमकी देने की तौफीक या गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। हमारे फॉरेन ऑफिस को चाहिए था कि एक ऐसी खबर जो द गार्डियन अखबार में छपी और परसों रात छपी, उसके ऊपर हमारा फॉरेन ऑफिस खामोश बैठा हुआ है। यानी कि आपको द गार्डियन में छपा है, ये बात छपी है कि इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया है ऑटवा ने, यानी ने, और डीसी ने, वॉशिंगटन ने, यानी अमेरिका ने, कि वो दूसरों के ममालिक में, दूसरी सॉवरन रियासतों में जाकर असैसिनेशंस प्लान कर रहे हैं और वो इस बात को कर रहे हैं। हमारा मीडिया, हमारी फॉरेन ऑफिस, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब किसने 3 कतरे इधर पिलाए, किसने 5 कतरे उधर पिलाए, किस पार्टी में क्या हो रहा है। ये मामला नहीं है। इस वक्त आपको इस मौके को हाईलाइट करना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि जी दुश्मन जो है वो अमेरिका और कनाडा में जाके खुलेआम लग रहा है उनको कि उनके बाप की है और वो जाके वहां पे असैसिनेशन प्लान कर रहे हैं। उनको कनाडा और अमेरिका की करने, गार्डियन में इतना लंबा चौड़ा सही। हमें ये बोलना चाहिए कि यही तो हमारे मसाइल भी हैं कि दुश्मन जो है इंडिया, हमारी सरजमीन हमारे। मैडम आवाज आ रही है आपको? मैडम आपको आवाज आ रही है? एक दफा आप फिर कोशिश कर रहे हैं। रेहम खान साहिबा की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई है कि जिस तरह के हालात हैं मुल्क के अंदर, मैशियत के, दहशतगर्दी के, वजीर दिफा आज जिस तरह भारत के उन्होंने धमकी दी है, उसने जिस तरह रेहम खान साहिबा ने भी कहा कि एक गार्डियन में एक पूरी रिपोर्ट आई है गार्डियन के अंदर 2020 से लेकर वो दहशतगर्दियां कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर पलमामा वाक़े के बाद उन्होंने दूसरी दुनिया में जाके जिस तरह आपने कनाडा की बात की, पाकिस्तान की बात की, वो टारगेट कर रहे हैं। अब रेहम खान साहब क्या कहेंगी? देखिए यही तो बात है कि हमारे जो सियासतदान
को गाली गलौज से पारे ही नहीं होते, सारा क्या हो रहा है। स्पोक्स पर्सन है वो बैठ के जिसको नोटिफिकेशन दी गई, यानी ये जो कोई भी साहब, मुझे बोल रहा है रऊफ हसन साहब, वो बैठे हुए टीवी पे एक लीडिंग चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं कि जनाब हमें तो मेरी इतला है कि सीएम साहब जो हैं केपी के गए ही नहीं। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर एक और स्पोक्स पर्सन और एक चेयर पर्सन की कैपेसिटी में कह रहे हैं कि जनाब अली अमीन गंडकपुर ने जाके वहां पे तकरीर भी की है पे। तीसरा बंदा कुछ और कह रहा है। तो इस पार्टी को तो पार्टी आप ना कहें, क्योंकि ये तो इनको तो पता ही नहीं है। अगर उनकी पार्टी के अंदर कोई कह रहे हैं और किसी की अहलिया के बारे में कह रहे हैं, ये हमारा इशू है ही नहीं। वो आपस में अगर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कुर्सी के पीछे, तो ये उनका नसीब है, क्योंकि उन्होंने इसी किस्म की रिवायत रखी है। वो लिख रही हैं तो आप उनको जवाब ही नहीं दे रहे। आप आज भी घुसे हुए हैं कि जनाब उनकी अहलिया को ये कहा। जान छोड़े, आप प्लीज उनकी अहलिया, उनका मसला है, उनको सॉर्ट आउट करने दें। उनकी जो आपस की पार्टी के मसाइल है वो हमारा मुल्क को दरपेश मसाइल के साथ नहीं है। प्लीज फोकस ऑन द फैक्ट कि इंडिया के बारे में जब हम कंप्लेन कर रहे थे तो मगरबी ताकतें हमारी बात नहीं सुन रही थी। जब हमको एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म कहा जा रहा था तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे। आज जब कनाडा और यूएस की जमीन पर उनकी सॉइल पे जाके अटैक्स हुए तो सबको होश आई है। लेकिन हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारी कुव्वतें, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज पता नहीं क्या कर रही है, इलेक्शन कैंपेन पे है। ये वक्त राशन दहलीज पे पहुंचाने का नहीं है, ये वक्त है इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने का कि देखें हम भी यही कह रहे थे और हमारे पास एविडेंस है कि आप बलूचिस्तान में घुस के तकरीबकारी करते हैं, आप शुमाली वजीरिस्तान में घुस के तकरीबकारी करते हैं, आप हमारे बॉर्डर पे आके तकरीबकारी करते हैं, कि आप इस्लामाबाद में आके तकरीबकारी करते हैं। और आप ये जो वकला की मूवमेंट है या किसी पार्टी की जो बैकिंग है, पहले भी पार्टीज की बैकिंग हुई है, अभी भी, यानी फौज के खिलाफ एक कू की जो ख्वाहिशात है कि किसी तरीके से हमारा दिफा जो है वो डिसमेंटल हो जाए, ये कौन है हमारा दुश्मन? मगरबी ताकतें भी पीछे हो सकती है, लेकिन इंडिया, हमें नजर आ रहा है कि वो चाहता है कि फौज इदारे वीकन हो। और आज हमें ये बात करनी चाहिए, कल पूरा 24 घंटे और आज पूरे 24 घंटे हमें ये बात करनी चाहिए। मुझे इस बात पे बहुत सख्त इख्तिलाफ है और नाराजगी है कि आज भी अगर मीडिया हमसे ये पूछे कि जनाब किसी ने खाने में क्या खाया था, अगर वो मेजर कर रहे हैं कि 3 कतरे उनको मिल रहे हैं तो हमें भी बताएं कि ये क्या तरीका है मेजर करने का, कि आपको पता है कि जहर किसी ने दिया और आपको पता है कि जनाब ड्रॉपर से 3 कतरे दिए। मतलब सोचे इम्तियाज साहब कि अगर आपको कोई जहर दे रहा हो तो आपको कैसे पता है कि 3 कतरे दिए, कि 5 कतरे दिए, कि 1 चम्मच दी? तो जाहिर का खेल ड्रामा हो रहा है पाकिस्तान में और मुझे ये बड़ा डिस्टेस्टफुल लगता है। ये बातें करने वाली नहीं है, आप उनको उनके ड्रामों पे छोड़ दें और जो हमें दरपेश मसाइल है, आप बात करें बेरोजगारी की, आप बात करें कि सेहत की सहूलियात नहीं है, आप बात करें कि लोग हमारे मुसाफिर जो है कराची से लाहौर ईद पे अपने बच्चों के पास नहीं जा सकते, आप बात करें कि हमारे जवान जो है रोज शहीद हो रहे हैं, मेजर शहीद हो रहे हैं, सीनियर ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। और किस लिए शहीद हो रहे हैं? क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि आपने मोरल आर्मी का भी डाउन किया हुआ है, जवानों का भी डाउन किया हुआ है, क्योंकि आए दिन टीवी पे बस यही एक नजर आ रहा है मुझे। तो ये मुझे लगता है कि एक आपको अगर मौका मिला है कि आप अपनी बात वादे तरीके से कर सकें, तो खुदारा अब तो इलेक्शन खत्म होंगे, अब तो इलेक्शन कैंपेन में से निकल आए, अब तो जरा सीरियसनेस, संजीदगी दिखा दें। मैडम, आपने बढ़िया जबरदस्त बात की कि मुल्क की इश्यूज प्रायोरिटी होनी चाहिए, मुल्क की सरहदें जो है ना सबसे अहम हो। आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर एक पोलराइजेशन आपको नजर आ रही है, इलेक्शन हो गए, असेंबलियां बन गई, वजीर आला, प्राइम मिनिस्टर, सदर, सब कुछ, लेकिन एक अपनी जगह पोलराइजेशन, नया इशू आपके सामने आया। आपने जिस तरह देखा कि अदलिया के अंदर खतूत का आना, फिर 6 जजेस का खत लिखना, फिर आपने पता एक बड़ी दहशतगर्दी चाइनीज के ऊपर जिस तरह हुआ, सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर नेवल बेस के ऊपर जो हमला अपना ग्वादर पे हुआ, वो आपके सामने, क्या कहेंगी? देखिए, यही तो मैं कह रही हूँ कि दुश्मन आपकी पहले पुलिस पे था,
दुश्मन पहले आपके बॉर्डर पे था, अब दुश्मन आपके अंदर है। आप देखें कि दुश्मन सिर्फ वो नहीं है जो किसी और रंग नस्ल या किसी और मुल्क का है, दुश्मन इतना अंदर हमारे परमिएट कर गया है कि हमारे जो माउथ पीसेस हैं, जो सो कॉल्ड ब्लॉगर्स हैं, मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी, इसके अलावा जो हमारे कुछ जहरीली बातें की जा रही हैं, मुझे बड़े अफसोस है कि ऐसी आवाजें हमारे वकला में भी आती हैं। और ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि जुडिशरी का ये जो अभी एक नई बात आई है कि जनाब खतूत लिखे जा रहे हैं उनको धमकियां देने के। आप जरा इसके बारे में रैशनली सोचें, जो हमारी आवाम सुन रही है। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट बड़ी खतरनाक है और एजेंसीज बड़ी खतरनाक है और जनाब वो किसी को भी किसी वक्त उठा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो क्या ये फनी बात नहीं है कि अगर वो इतने ही खतरनाक है तो वो ये लव लेटर्स क्यों एंथ्रैक्स छाप के भेज रहे हैं? ये कौन सा तरीका हुआ? यानी ये कितनी स्टूपिड बात है कि कोई भी जो थोड़ा सा भी अक्ल फहम रखता हो वो सोचे कि इतनी खतरनाक एजेंसीज, इतनी जनाब जाबिर किस्म की जो आपकी रियासत है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो धमकियां में खतूत लिखेगी जुडिशरी को। कौन ऐसे करता है? यानी कोई स्टॉकिंग एक्स है कि वो इस किस्म की बात करेंगे। और ये जो जुडिशरी में बात हो रही है, इस बात पे मैं यकीनन पीटीआई का जो मौकफ है उसकी 100% नहीं 200% हिमायत करती हूँ कि फुल कोर्ट बैठना चाहिए, फुल बेंच होना चाहिए, मामले की तहकीक होनी चाहिए, लेकिन उसकी तारीख 29 अप्रैल नहीं होनी चाहिए। 29 अप्रैल तक हम ये फिर अशराफिया के चक्रों में और मीडिया के चक्रों में रहेंगे। आपको इसको फौरन, बिकॉज ये अर्जेंट बात है, आपने अदलिया को इतना मुतनाज़ किया है। एक पॉलिटिकल पार्टी अदलिया को हिलने नहीं देती। कोई फैसला आता है, काजी जस्टिस काजी फैजीद साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेके किसी मजिस्ट्रेट खातून को उनकी इज्जत, उनके उसके चीफ पे कम से कम इसका फैसला जल्दी करें। आप ईद की छुट्टियां ना लें, इसको, इस मामले को इधर ही रफा, इसको रिजॉल्व करें, कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करें ताकि ये बात खत्म हो। हमारे गरीब लोग, जो लोग जुडिशरी में हैं, इतनी बैकलॉग है। मैडम आवाज आ रही है आपको? जी मैडम आप बिल्कुल आ रही है। आप इंटरनेशनल मीडिया, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं इंटरनेशनल मीडिया पे कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ था, जिस तरह आज तक वो लोग जेलों में हैं और सजा काट रहे हैं। एक चीज, दूसरी भी 9th में जिस तरह हुआ उनको सजा मिलनी चाहिए। बाहर से जितनी भी दहशतगर्दी होती है, लेकिन सहूलतकार तो अंदर से ही है ना, जो मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। क्या कहेंगी? यही तो मैं आपसे कह रही हूँ मीर साहब कि पहले तो दुश्मन दहलीज पे था, अब वो आपके मतलब राइट लेफ्ट सेंटर है। ये कौन लोग हैं जो कि बार बार रियासत की जो सतून है उनको अंडरमाइन करना चाहते हैं, हर चीज को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। जस्टिस काजी फैजीद साहब जैसे शख्स को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं, जुडिशरी को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। आपकी जो मसल्ला अफवाज है, चले मैं आप छोड़ दें, जो टॉप 3 है उनको छोड़ दें, लेकिन जवानों का जो रोल है, जो हमारे कैप्टन और जनाब हमारे लांस नाइक है, हमारे मेजर्स है, उनका रोल मुतनाज़ करना चाह रहे हैं। प्रमोशंस के बारे में ये लोग जो बातें करते हैं उसको मुतनाज़ बनाना चाह रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये अपने ही लोग हैं ना, जो अपने मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। अगर आप मुसल्ला फाज की इतना मोरल डाउन करेंगे कि हर जगह आप उनके ऊपर जिस तरह की ट्रोलिंग हो रही है, कभी आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ किसी भी मुल्क का जो चीफ जस्टिस है उसको इस किस्म की ट्रोलिंग को प्रेशर डाला जाए, उसको डिसीजन से पहले उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाए? अब मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि जुडिशरी को इस जजेस के मामलात में, इस खत के बारे में इनको फौरन डिसीजन लेनी चाहिए। 29 अप्रैल तक इसको ड्रैग नहीं करना चाहिए। और जो भी 9 मई में मुलविस है, बिल्कुल जैसे कैपिटल हिल के साथ हुआ है, सबको सजा होनी चाहिए। लेकिन जो वो लोग हैं जो कि बेचारे कहीं एक्टिविस्ट था या कोई सोशल मीडिया अकाउंट चला रहा था, उन लोगों के लिए माफी होनी चाहिए। जो मास्टरमाइंड है, जो इंस्टिगेट कर रहा था, जो बरगला रहा था, जिनकी वीडियोस अवेलेबल है, जिनकी तकारीर अवेलेबल है, जिन्होंने पब्लिक ऑफिस का ओथ लिया हुआ था, उसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन जो बेचारे को तंदूर पे काम कर रहा था और उसको पकड़ लिया गया है, उसके लिए माफी होनी चाहिए।
لیکن وہ لوگ جو کہ ریاست کے جو ستون ہیں ان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کریں, ان کو معافی نہیں ہونی چاہیے, ان کو سیاست کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میڈم بریک کا ٹائم ہو گیا, بس 5 منٹ اور 10 منٹ آپ کے چاہیے. بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے, سوال دیتا ہوا جا رہا ہوں آپ کو میڈم. میں دوسری سیاسی جماعتیں جو اقتدار کے اندر ہیں ان کے فیصلے بھی آپ کے سامنے ہیں. جس طرح سینیٹ میں لوگ لائے گئے ہیں, جس طرح کابینہ میں لوگ لائے گئے ہیں, جس طرح کی ٹیم بنائی گئی ہے, جس طرح کی کابینہ سینیٹ, اس کے اوپر بھی تو بڑے تحفظات ہیں, اعتراضات ہیں. ایک طرف کرائسس ہیں, دوسری طرف آپ کو سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم برادرین. جس طرح کے حالات ہیں اس طرح کی سیریسنس نظر نہیں آ رہی. دہشت گردی سب سے بڑا چیلنج ہے, معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے, اور یہ دو بڑے چیلنج ہیں اس ملک کے اندر. سیاسی جماعتیں اور جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں, اپنے ذاتی مفادات کو دیکھ رہے ہیں, اپنی پارٹی مفادات کو دیکھ رہے ہیں. ملکی مفادات اور عوامی مفادات عزیز نہیں ہیں. اسی کے ساتھ گورنمنٹ کے اندر جو سیاسی جماعتیں جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں, کوئی عوامی فیصلہ ایسا نہیں ہوا جس سے عوام کو ریلیف ملے, عوام کو کچھ ڈیلیور ہو. اس طرح کے حالات نظر نہیں آ رہے. کچھ ایسے اسٹیٹمنٹس جو بڑے خطرناک اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں, جس طرح خواجہ آصف کچھ دن پہلے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. اسی کے ساتھ جو عوام کے اندر اور تشویش بڑھ جاتی ہے جب اہم وزیر جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن, سینئر جرنلسٹ آتھر ریحام خان صاحبہ ہیں اور کنٹینیو میرے ساتھ ہی ہیں. جس طرح میڈم میں نے آپ کو کہا کہ ایک حکومت کے اندر بھی تو سیریسنس نظر نہیں آ رہی. جس طرح کے فیصلے, جس طرح کی سینیٹ کے اندر آپ نے چہرے دیکھے ہیں, اور جس طرح کی کابینہ اور جس طرح کے حالات ہیں, ان میں بھی تو کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریحام خان صاحبہ کو ٹیلی لائن پہ رہیں, اور جس طرح حالات ہیں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. معیشت کے, دہشت گردی کے, حکومت کی طرف سے بھی سیریسنس نظر. جو حالات ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, مہنگائی کا ایک طوفان ہے, جس طرح بجلی کے ٹیرف بڑھے, جس طرح پیٹرولیم پرائسز بڑھی, اس سے ایک اور طوفان آیا ہے. نئے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آئی ہے, 5 سیاسی جماعتیں, 3 جس میں بڑی سینئر سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, ایم کیو ایم ہو, اور کاف لیگ ہو, آئی پی پی ہو, یہ مل کے انہوں نے حکومت بنائی ہے اور عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ڈیلیور کریں گے, پرفارم کریں گے, ہمیں مینڈیٹ دیا جائے. ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. پیپلز پارٹی نے آئینی عہدے ضرور لیے ہیں لیکن وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہے. جو چیلنجز ہیں, چیلنجز بہت بڑے چیلنجز ہیں. جس طرح حالیہ جس طرح دھماکے ہوئے, حملے ہوئے, خودکش ہوئے, چائنیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. چائنیز کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے, باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئے ملک کے اندر, اسی وجہ سے. دوسرا ٹارگٹ ان کا سی پیک ہے, لیکن افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے, اور پاکستان فوج ایک عظیم فوج ہے, طاقتور فوج ہے, اور ایک مضبوط ادارہ ہے, اور اس جیسا ادارہ پاکستان کے اندر اتنا مضبوط نہیں ہے. اس خطے کی مضبوط فوج ہے. مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, معروف قانون دان, نون لیگ سے تعلق ہے, ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب میرے ساتھ ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. سر جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہے, جوڈیشری کا آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے خط لکھا گیا, پھر خطوط آئے, باہر جس طرح دہشت گردی کے واقعات ہیں آپ کے سامنے, معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے. کیا کہیں گے ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب؟ دیکھیں, جہاں تک خطوط لکھنے کا تعلق ہے, یہ تو پہلی دفعہ ایک ایسی معاملہ شروع کر دیا گیا ہے کہ پہلے 6 جج صاحبان نے خطوط لکھے, وہ معاملہ اپنی جگہ تھائی, اور آنریبل سپریم کورٹ نے لارجر بینچ کنسٹیٹیوٹ کر دی, ایک دن پروسیڈنگ بھی کی. لیکن اس کے بعد جو یہ خطوط کی بھرمار ہے, وہ رات جج کو خط مل رہے ہیں, اس پہ میں تشویش کا اظہار تو ضرور کرتا ہوں, لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جو ہے نا,
जज साहबान को नाराज किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। और मैं हैरान ये हूँ कि इस तरह के खतूत हैं और जो खतूत भेजने वाले लोग हैं वो भी पाकिस्तान के हैं, किसी डाखाने से आए हैं। इस वक्त तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके कम से कम इतनी मालूमात कर लेनी चाहिए थी कि ये खत लिखने वाला आखिर है कौन। सही। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक इस मामले में किसी को कोई खास कामयाबी नहीं हुई और जितने भी खतूत जज साहिबान को आ रहे हैं इसमें हमारा मुल्क मजाक बनता जा रहा है, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो ये सिलसिला जो है ना मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, जज साहबान ने 6 ने खत लिख दिया, उन्होंने शिकायत की कि हमारे लीगल वर्क के दौरान जो है ना बाज़ एजेंसियों के लोग हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमें मजबूर करते हैं। वो एक अपनी जगह पे बात थी। और जहाँ तक उम्मीदवारों का ताल्लुक है वो माजी में भी ऐसे होते हुए आया है। पहली दफ़ा जज साहबान ने मिलकर एक लेटर लिखा, वो उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब सो मोटा एक्शन ले लिया। उसके बाद ये जो खतूत की भरमार हो रही है ये बात मेरी समझ में नहीं आती। वहाँ तक तो सही है कि शायद जज साहिबान को कोई शिकायत थी, उनके मामले में कोई रुकावट डालता था, लेकिन ये अब जो हर एक जज को खत लिखा जा रहा है और लगातार लोगों को खत मिल रहे हैं, ये मेरे लिए काफ़ी बाइस तशवीश है। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन करें। और वैसे तो हमारी एजेंसियाँ इतनी पावरफुल हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इस मामले में हमारी जो एजेंसियाँ इतने पावरफुल होने के बावजूद अभी तक किसी को गिरफ्तार करने की पोजीशन में क्यों नहीं आए, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। तो मैं ये सुनता हूँ कि ये अजीब कोई ड्रामाबाजी हो रही है। जी जी एडवोकेट यासीन आज़ाद, जिस तरह जजेस को टारगेट किया जा रहा है आपको पता है, और जिस तरह की एक मुहिम चलाई गई है मौजूदा चीफ जस्टिस, यानी कि आपको पता है इनकी कुर्बानियां और इसका है, और माजी में जिस तरह वही पार्टी जिन्होंने रेफरेंसेस भेजे, सिद्दीकी साहब हो, मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब मौजूदा हो, काजी फाइज ईसा साहब, और आज वही कह रहे हैं कि जुडिशरी की आज़ादी के लिए हम जुडिशरी के साथ हैं। क्या कहेंगे सर? आप ये बता दें, जुडिशरी की आज़ादी तो बड़ी दूर की बात है। पीटीआई वाले तो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, पर चंद दिन हुए कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है केपीके का अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पेशावर में जाके कोर कमेटी से मीटिंग की है। एक तरफ आप इदारों को गालियाँ देते हैं, दूसरी तरफ उनके बुलाने पे भागे हुए जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोर कमांडर ने चीफ मिनिस्टर को बुलाया भी था तो चीफ मिनिस्टर वहाँ गया क्यों है पूरी कैबिनेट को लेके? अब ये जो सूरत हाल है कि माजी में हमने देखा कि पीटीआई ने हमेशा इस बात की भरपूर कोशिश की कि उनके हक में अगर फैसला है तो वो जश्न मनाते हैं, और उनके खिलाफ अगर कोई फैसला आता है तो वो जजेस को टारगेट करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। ये तो पीटीआई की एक आदत बन गई। आप अंदाजा कर लें कि पीटीआई की हालत देखकर मुझे रहम आता है कि हर तीसरा आदमी पीटीआई का लीडर बना हुआ है, एक दूसरे को बुरा भला कहता है, और हर आदमी लीडर है। मुझे ये लगता है कि पार्टी की कमांड अभी किसी एक आदमी के हाथ में रही नहीं है। उनको एक मरवत नहीं संभाला जा रहा, तो बाकी क्या करेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है ये कोई अच्छी नहीं है, और हमारे जज साहिबान को भी इस मामले में सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। और मैं कहता हूँ कि बाकायदा इस पे इन्वेस्टिगेशन जितना जल्द है वो हो जानी चाहिए, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं चाहे कोई भी हो उसको गिरफ्तार करें और सामने लेके आएंगे आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह की जैसा हमारी पूरी जुडिशरी को ब्लैकमेल कर रहा है, बुरा भला कह रहा है, जजेस को बुरा भला कह रहा है। तो ये हमारा जो आईनी अदारा है जो लोगों का इंसाफ फराहम करता है, लोगों के बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करता है, तो जब कोई मुश्किल स्टेज आती है, किसी शहरी को इंसाफ नहीं मिलता पब्लिकली, तो वो फिर अदालत में जाते हैं रिलीफ लेने के लिए। तो हर मुल्क में जो अदालतें होती हैं वो लोगों के हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं, और इस तरह से अदालतों को ब्लैकमेल नहीं किया जाता जिस तरह ये हो रहा है। बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड है। बड़ी मेहरबानी एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब। इदारों का तकद्दुस, आईनी इदारों का तकद्दुस, सबसे पहले पाक फौज के ऊपर अगर कोई तनकीद करता है तो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पूरी कौम जो है ना अफवाज के साथ है और शाना बशाना खड़ी है। जो मसाइल हैं आपके सामने, एक ईरान बॉर्डर आपको पता है, उसके हालात आपके सामने हैं।
افغانستان بارڈر، اس طرف ہمارا ازلی دشمن بھارت، جس طرح وزیر دفاع نے اس کو پتا ہے کہ پاکستان منہ توڑ جواب انہوں نے پہلے بھی دیا ہے، اب بھی دے سکتے ہیں۔ معیشت بڑا چیلنج ہے، ایک سیریسنس جو گورنمنٹ میں نظر آنی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ۔